ओह चीफ, जरा देखो तो सही वो क्या है, बर्ड ने अचानक रुकते हुए कहा और मैं उस तरफ देखने लगा जिधर उसने इशारा किया था। दरख्तों के दरमियान पगडंडी पर बहुत दूर धूल उड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो। मैं और तहजीब भी रुक गए थे। ज्यादा फासले और उड़ती हुई धूल के सबब कोई फैसला करना मुश्किल था। फासला जरा कम हुआ तो हमने देखा कि वो एक शाहफाम आदमी था जिसके ऊपरी धड़ पर चीते की खाल थी और निचले हिस्से पर सिर्फ एक लंगोटी। तहजीब ने कहा, अल्लाह रहम करे, मुसीबत नाजिल होने में देर नहीं लगती, लेकिन इसके अज़ाइम क्या हैं? मैंने कहा, हमें किसी खूंरेज़ तसादुम के लिए तैयार रहना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। मैं उनके जवाब देने से कबल ही उनसे चंद कदम आगे बढ़ गया। हबशी की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज थी। मैंने किसी आदमी को इस कदर तेज दौड़ते नहीं देखा था। मैं पगडंडी के ऐन वस्त में खड़ा था और मैंने उसके जारहाना अज़ाइम का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मैं उसके रास्ते से नहीं हटा। मुझे तवक्को थी कि वो मुझ पर हमला जरूर करेगा और मेरी तवक्को बेवजह नहीं थी। हम रैंडल हावर्ड की कैद में थे, एक अजनबी जजीरे पर थे और बट की तरह मैं उससे कोई अच्छी तवक्को करने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरा। उसने कोई 6 फुट के फासले से मुझ पर छलांग लगा दी। या खुद मैं अगर पहले से पूरी तरह तैयार न होता तो उसकी इज्जत से नहीं बच सकता था। मैं बड़ी तेजी से झुका और वो तकरीबन उड़ता हुआ मेरे सर पर से गुजर गया। उसने शायद तवील तरीन जस्त का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, इसलिए कि वो मुझसे तकरीबन 6 ही फुट पीछे जाकर गिरा था और गिरने के बाद इस तरह उछला था जैसे फुटबॉल पुख्ता सतह से टकरा कर उछलती है। मैं उसकी तरफ पलट कर फिर तैयार हो गया। उसके जिस्म में पारा भरा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो जदीद फनून हर्ब से नाआशना था, इसलिए बराह रास्त मुझ पर झपट पड़ा। मैं इस बार भी झुकाई देकर उसकी जद से बच निकला। मैं न सिर्फ उसके हमले से बचा बल्कि उस पर जूडो का एक दाव भी आजमा डाला, जिसके नतीजे में वो उछल कर कई फुट के फासले पर जा गिरा। 6.5 फुट से निकलते हुए कद का हबशी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसका दिमाग बड़ी हद तक ठिकाने आ चुका था। अब वो अंधाधुंध हमलावर होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। ये एक खतरनाक सूरत हाल थी। जूडो कराटे से वाकफियत के सबब मुझे उस पर फौकियत हासिल थी, मगर वो न सिर्फ हबशी था बल्कि उसका जिस्म किसी गैंडे की मानिंद मजबूत था। उसे जेर करना मेरे लिए आसान न होता। तहजीब और बर्ड मुझसे खासे फासले पर थे और मुझे अंदाजा था कि उन दोनों के होश उड़े हुए हैं। अगर वो वहशी मुझे जेर कर लेता तो जाहिर है उसके बाद इन्हीं दोनों का नंबर आता। मैंने अंग्रेजी में हबशी को मुखातिब किया, इतनी दूर खड़े क्या सोच रहे हो? मुझे तवक्को थी कि उसे कुछ ना कुछ अंग्रेजी जरूर आती होगी। फिर कहा, क्या मेरे करीब आते हुए डर लग रहा है? मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। उसे अंग्रेजी आती थी और मेरे जुमले पर मुश्तिल होकर वो दोबारा मुझ पर हमलावर हो गया। मैं खुद भी यही चाहता था कि वो बगैर सोचे समझे मुझ पर हमले करता रहे। उससे निमटने की वाहिद सूरत यही थी, वरना अगर कहीं वो सोच समझकर मुझ पर हमले करने लगता तो मैं कहीं का न रहता। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया। अंदाज ऐसा था जैसे इस बार मुझे कुचल डालना चाहता हूँ। मैं इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसकी जद से निकला। इसी दौरान मैंने उसकी कनपटी पर एक भरपूर घूंसा भी जड़ दिया, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे दाएं हाथ पर कयामत गुजर गई हो। जैसे मैंने घूंसा उसकी कनपटी पर नहीं बल्कि कंक्रीट की किसी दीवार पर दे मारा हो, और हबशी का ये आलम था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे होश ठिकाने आ गए। वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा सख्त जान था। मैं अपना हाथ झटक कर उस पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं कर सकता था। उसे अगर मेरी कमजोरी का इल्म हो जाता तो वो शेर हो जाता। चीते की खाल तो उसने पहले ही ओढ़ रखी थी, लिहाजा मैंने तकलीफ जब्त करते हुए अपने होंठों पर एक मसनूई इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट सजाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम में फुर्ती की कुछ कमी मालूम होती है। एक बार फिर कोशिश करो, शायद तुम मुझे छूने में कामयाब हो जाओ। मैं उसे एक मुहूम सी उम्मीद पर इश्तियाल दिलाता रहा, शायद मुझे उस पर कोई कारी वार करने का मौका मिल जाए। उसकी जिस्मानी मजबूती का ये आलम था कि मुझे उस पर कराटे का कोई वार भी कारगर होता नहीं दिखाई दे रहा था, और उसकी तवानाइयों के पेश नज़र मैं ये तवक्को भी नहीं कर सकता था कि वो थक जाएगा। उसे थकाने के चक्कर में मैं खुद ही थक जाता। मैं उसके हर हमले से नबरदाजमा होने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार उसे मेरा जुमला भी पूरी तरह मुश्तिल नहीं कर सका। मुश्तिल तो खैर वो था, लेकिन आंखें बंद करके मुझ पर हमला करने से गुरेज़ां था। इस बार वो मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी रफ्तार खासी सुस्त थी। 2-3 बार में उसने अंदाजा कर लिया था कि मैं उसकी जद से हट जाता हूँ, इसलिए अब उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मैं समझ गया कि इस बार वो सीधा मुझ पर नहीं आएगा, बल्कि उस समत हमलावर होने की कोशिश करेगा जिस तरफ मैं बचने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जगह डटा खड़ा रहा, और जब वो मुझसे मतलूबा फासले पर पहुंचा तो मैंने अपना बायां पैर जमीन पर मारा, साथ ही जिस्म को बाईं जानिब हल्का सा झकोला दिया।
وہ بآسانی میرے دھوکے میں آ گیا اور رخ بدل کر بائیں طرف جھپٹ پڑا۔ اپنی دانست میں اس بار اس نے مجھ پر کاری وار کر دیا تھا، لیکن گردے کے مقام پر پڑنے والی کک نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے ہوں گے۔ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ میں اس جگہ نہیں تھا جہاں اس کے خیال میں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے زمین چاٹنا پڑی۔ نہ صرف زمین چاٹنا پڑی بلکہ گردہ بھی سہلانا پڑا۔ میں نے اس کے گردے پر غیر معمولی طاقت سے کک ماری۔ میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے ہانک لگائی۔ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو دوست؟ لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر حملہ کرو، ادھر ادھر ہوا میں کیا ہاتھ پیر مار رہے ہو؟ میرے جملے نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے جملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اشتعال ہی تھا کہ وہ اپنی تکلیف بھی بھول گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اس بار اسے پہلے کی طرح جھکائی نہیں دی بلکہ پوری قوت سے اچھلا اور اسے فلائنگ کک ماری۔ زمین سے 6.5 فٹ کی بلندی پر واقع اس کے سر پر بیک وقت 2 قیامتیں گزری۔ ایک تو اسے میری بھرپور فلائنگ کک برداشت کرنی پڑی، یہ اس کے لیے بالکل نئی چیز رہی ہوگی، فلائنگ کک اور وہ بھی 6.5 فٹ کی بلندی پر، اور دوسرا یہ کہ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ میں نے موقع دیکھ کر تہذیب اور بڈ پر ایک نگاہ ڈالی۔ ان دونوں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک میری طرح وہ دونوں بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ اپنے مد مقابل کی جسمانی برتری کے باعث مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس پر قابو پا سکوں گا، اور میں واقعی اس پر قابو نہیں پا سکتا تھا اگر وہ خود ذہنی طور پر مجھ سے شکست نہ کھا گیا ہوتا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی غلط بات ہے پیارے بھائی، لڑائی کے دوران آرام نہیں کرتے، تم تو شاید سو گئے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنی جگہ رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور نگاہوں میں حیرت تھی۔ چوٹ تو اس کی اتنی نہیں لگی تھی مگر اس کے حواس ضرور معطل ہو گئے تھے۔ یہ بات اس کے فہم سے بالاتر تھی کہ وہ جسمانی اعتبار سے اپنے سے ایک بہت کم تر آدمی سے کس طرح شکست کھا سکتا ہے۔ اس نے کئی طرح سے مجھ پر حملے کیے تھے جو سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اب وہ کوئی نیا طریقہ سوچ رہا تھا۔ خطرناک بات یہ تھی کہ اب اس پر میری باتوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ کھڑا مجھے دیکھتا رہا، یوں جیسے نظروں ہی نظروں میں مجھے تول رہا ہو۔ میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے کئی باتیں کہیں مگر اس نے تو جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے خود کو زیادہ خراب صورتحال کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار اس کی گرفت میں آنے کے بعد میری سلامتی کی ہر ضمانت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح بھی ممکن ہو مجھے اس کی گرفت میں آنے سے بچنا تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ میں اس وقت تک اپنی جگہ کھڑا رہا جب تک میں خود کو محفوظ سمجھتا رہا۔ پھر میں نے بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میرا مد مقابل ایک جنگلی تھا۔ بغیر کسی ہتھیار کے دو بدو لڑائی کی صورت میں جنگلیوں میں پینترے بازی نہیں ہوتی۔ وہاں تو صرف جسمانی برتری کی بنیاد پر مقابلے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ لازماً فتح سے ہمکنار ہوتا ہے۔ کمزور کو یقینی شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ میرے حریف کی بدقسمتی تھی کہ اسے میرے مقابلے پر آنا پڑ گیا تھا۔ مہذب دنیا نے دو بدو لڑائی کو ایک ایسے آرٹ کا درجہ دے دیا تھا جہاں جسمانی برتری بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا آرٹسٹ ہے وہ اتنا ہی بڑا لڑاکا تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جسمانی برتری کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس جنگلی نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے مجھے اپنی گرفت میں لینے کے چکر میں تھا۔ ہم دونوں نیم دائرے کی صورت میں گردش کر رہے تھے۔ وہ مجھ پر جھپٹ پڑنے کے لیے بےتاب تھا مگر اس نے خود پر صبر کر رکھا تھا۔ غالباً اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس بار مجھ پر قابو پا کر ہی رہے گا۔ اب ہمارے درمیان اعصاب کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں تو اس جنگ کا ماہر تھا، پرسکون رہ کر طویل انتظار کر سکتا تھا۔ وہ شاید اپنے اس انداز سے مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی ایسی کوئی نیت تھی تو یہ اس کے اپنے خوف کی دلیل تھی۔ وہ مجھ پر حملہ کرتے ہوئے خوف کھا رہا تھا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کیا۔ اس بار چونکہ اس نے بہت دیکھ بھال کر اور بہت کم فاصلے سے حملہ کیا تھا، لہٰذا اس کے خیال میں کامیابی یقینی تھی، مگر میں بڑی صفائی سے اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلتے وقت میں نے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے زور سے دھکا دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا کر گرا۔ میں نے اسے للکارا، کہا مردوں کی طرح اٹھ کر مقابلہ کرو۔ اس وقت اگر میں چاہوں تو تمہیں چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں، مگر میں پشت سے حملہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس بار وہ اٹھا تو اس کے جسم کا بیشتر حصہ مٹی میں اٹ چکا تھا اور اس کا اشتعال انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی بہت عقل جو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی ناکام ہو چکی تھی، اور اس پر مستزاد اشتعال کی وہ تازہ لہر تھی جس نے اس کی رہی سہی عقل بھی خبت کر کے رکھ دی۔ اس کے اٹھنے کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت اسے صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوگا۔
चुनाचे मैंने उस पर हमला करने का फैसला किया और कबल इसके कि वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता, मैंने उसके एक और भरपूर फ्लाइंग किक रसीद की। वो एक बार फिर उलट कर गिरा। उसकी एक आंख मेरी किक की जद में आ गई थी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर उसके सर पर जा पहुंचा और एक भरपूर ठोकर उसके कान पर रसीद की। ठोकर अगरचे बहुत जोरदार थी, लेकिन तकलीफ का इजहार करने की बजाय उसने मेरी टांग पकड़ने की कोशिश की और मुझे उछल कर पीछे हटना पड़ा, वरना बिसात उलट गई होती। खुशाइन बात यह थी कि वो अपनी आंख की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था और बार बार आंख सहलाने लगता। यही तकलीफ उसे उठने भी नहीं दे रही थी। मैं उसके सर के इर्द गिर्द ही मौजूद रहा और मौके मौके से उसकी ठोकरें रसीद करता रहा। कोई और होता तो इतनी ठोकरें खाने के बाद किसी काबिल न रहता, मगर वो अब भी मेरी टांग की फिक्र में था। ये खेल कोई 15-20 मिनट जारी रहा और आखिरकार उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। मुझे यकीन था कि इतनी देर में उसका दिमाग हिल कर रह गया होगा। फिर अचानक वो किसी जख्मी सांप की तरह पलटा। वो आज़ाद दुनिया का बासी होता या किसी मुहज़्ज़ब माशरे का फर्द होता तो उसने शिकस्त तस्लीम कर ली होती। अचानक तहजीब ने चीख कर मुझसे कहा, इससे होशियार रहना अली, ये किसी जख्मी दरिंदे की तरह खतरनाक साबित होगा। जंगली जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, तहजीब की आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसी लम्हे मैं उस पर जा पड़ा। मैंने उसकी आंख पर घूंसा मारा था और फौरन ही उसकी जद से निकल गया था। वो अपनी आंख पकड़ कर दोहरा हो गया और मैंने उसकी गुद्दी पर घूंसों की बारिश कर दी। एक घूंसा उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ और वो चकरा कर ढेर हो गया। बर्ड दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। बोला, तुमने तो कमाल कर दिया चीफ, इसे मार गिराया। मैंने कहा, ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। कमबख्त बहुत सख्त जान साबित हुआ। तहजीब भी नजदीक चली आई थी। उसने कहा, एक अजनबी मकाम पर यह बड़ा हंगामा खेज आगाज है। मैंने कहा, यह तो बर्ड से पूछो जिसके ख्याल में श्वालों ने हमारे साथ गैर मामूली नरमी बरती है। बर्ड ने हैरत से कहा, तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये जंगली मिस्टर श्वालू का आदमी है? मैंने कहा, यह इस जजीरे का बाशिंदा तो हरगिज नहीं हो सकता, वरना इस तरह हम पर न चढ़ दौड़ता। बर्ड ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो हर एक की तरफ से बदगुमान हो जाते हो चीफ। इस किस्म के जंगली किसी के ताबेदार कैसे हो सकते हैं? मैंने तंजिया लहजे में कहा, यह बात तुम इतने यकीन से इसलिए कह रहे हो कि तुमने इसके लिए यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखा होगा। बर्ड ने अहमकाना अंदाज में मुंह खोल कर कहा, यह क्या बात हुई? तहजीब हंस पड़ी। बोली, अली के कहने का मतलब यह है कि इसे अंग्रेजी कैसे आती है। बर्ड ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा, हाँ, इस बात पर तो गौर करना पड़ेगा। मैंने कहा, बेवकूफ़ आदमी, इस पर गौर करने की क्या जरूरत है? जो लोग इस मकाम पर काबिज हैं और जिनकी कैद में हम हैं, ये उन्हीं लोगों का कारनामा है। बर्ड ने तशवीश से कहा, तुम तो मुझे भी मिस्टर श्वालू की तरफ से बदजन किए दे रहे हो चीफ। वो तो इतने नेक दिल आदमी हैं कि उन्होंने मेरे लिए स्याह फाम लड़कियां मुहैया करने का वादा कर लिया था। मैंने कहा, और वो वादा पूरा करने की बजाय उन्होंने तुम्हें भी स्याह फाम नहीं रहने दिया। बर्ड छेंप गया। बोला, दरअसल इस वक्त भूख बहुत सख्त लग रही है ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा, चलो हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए, मालूम नहीं आगे और कौन कौन सी आफतें हमारी मुंतजिर होंगी। बर्ड ने कहा, पहले इस जंगली का तो कोई बंदोबस्त कर लो चीफ, इसे होश आ गया तो ये हमारे पीछे जरूर आएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, आने दो, जब एक बार इसे शिकस्त से दो चार कर दिया है तो अब क्या डरना। तहजीब मुझसे मुत्तफिक थी, मगर बर्ड बहुत खौफजदा था। बोला, मुझे जंगलियों से बहुत डर लगता है चीफ। मैंने मुतासिफाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी। कहा, श्वालू ने अपना वादा पूरा करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है, अब तुम स्याह फाम जंगली औरतों से इश्क करना। बर्ड ने खौफजदा से अंदाज में हंसकर कहा, मुझसे मजाक मत करो चीफ, जंगली औरत को तो देख कर ही मेरी रूह फना हो जाएगी। मैंने बर्ड को गुद्दी से पकड़कर आगे की तरफ धकेला। कहा, तुम श्वालों की शान में कसीदे पढ़ते रहो, मैं तुम्हें इससे मना नहीं करता, मगर तुम्हें रुकने की इजाजत नहीं है। तहजीब ने कहा, मैं इस बात पर हैरान हो रही हूँ कि उन लोगों ने यहाँ शजरकारी क्यों की है। अगर ये इतना ही जरूरी था तो इस तरह करते कि ये इंसानी हाथों की कारस्तानी न मालूम होती। मैंने कहा, हमारा वास्ता मामूली लोगों से नहीं है तहजीब, उन्हें किसी किस्म का खौफ मालूम नहीं होता। अचानक बर्ड ने चीख कर कहा, ओह चीफ, सेब, और उछलकर वो एक तरफ दौड़ता चला गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वाकई वहां सेब का एक दरख्त मौजूद था जो फलों से लदा हुआ था। अगला आधा घंटा सेब तोड़ने और खाने की नजर हो गया। बर्ड को सेब खाने के दौरान भी उसी जंगली का ख्याल सताता रहा और वो पलट पलट कर खौफजदा नजरों से उस तरफ देखता रहा जिधर से गुजर कर हम आए थे। पेट भरने के बाद बर्ड ने अकड़ते हुए कहा, अब चलो चीफ, कहाँ चलना है? तहजीब ने कहा, मालूम होता है जंगलियों का ख्याल दिल से निकल गया। बर्ड फिर पलट कर देखने लगा। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरी बला से अगर कोई मुश्किल दरपेश हुई तो चीफ ही उसका मुकाबला करेंगे, ये मेरा सर दर्द थोड़ी है। मैंने कहा, मैं तन्हा कितनी मुश्किलात का मुकाबला करूंगा,
मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं किसी आदमखोर के हाथों मारा ही ना जाऊं। फिर तुम्हारा क्या होगा? बर्ड ने कहा, अरे छोड़ो चीफ, बर्ड इतना भी गया गुजरा नहीं है। 2-4 जंगलियों को तो पत्थर मार मार कर गिरा दूंगा। तहजीब ने कहा, अगर हम पगडंडी पर चलने की बजाय दरख्तों के दरमियान सफर करें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, हम पगडंडी पर ही सफर करेंगे ताकि मालूम तो हो कि जिस जगह हमें लाके फेंका गया है यहाँ के असरार क्या हैं। पगडंडी पर मजीद 15 मिनट चलने के बाद हमें दरख्तों और झाड़ियों के एक झुंड से वास्ता पड़ा। यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि पगडंडी 2 शाखें में तब्दील हो गई थी। दोनों शाखें एक दूसरे के मुखालिफ समत में जा रही थीं। यहाँ पहुंचकर हम तीनों रुक गए। हमें फैसला करना था कि दाईं तरफ वाले रास्ते पर जाएं या बाएं तरफ मुड़ें। बर्ड ने कहा, बाईं तरफ वाले रास्ते पर चलो चीफ, ये मशरकी समत है और सूरज तवानाई का सरचश्मा होता है, लिहाजा उस तरफ चलने से मुमकिन है हमें कुछ तवानाई हासिल हो जाए। मैंने बर्ड को घूरा, कहा, ये क्या बकवास है? हम दाईं समत जाएं या बाईं तरफ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर हम दाईं तरफ वाले रास्ते पर हो गए। रास्ता बतदरीज बुलंद हो रहा था। फिर कुछ आगे जाकर रास्ते के साथ साथ नीम दायरे की सूरत में हमें घूमना पड़ा और फिर अचानक मैंने तहजीब को और बर्ड को रुकने का इशारा किया। वो दोनों रुक गए और सवालिया नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और अपनी समात पर जोर देने लगा। मैंने किसी किस्म की आवाजें सुनी थी। तहजीब और बर्ड ने मेरे अंदाज से समझ लिया कि मैं कुछ आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आवाजें फजा की दोश पर तैरती हुई आ रही थीं और बहुत हल्की थीं। ये मुख्तलिफ किस्म की धमक की आवाजें थीं, जिनमें बहुत से लोगों की आवाजें भी शामिल थीं, जो बड़े तवातुर से मुतय्यन वक्फों के साथ आ रही थीं। तहजीब ने बौखला कर कहा, क्या हमें घेरने की कोशिश की जा रही है अली? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, हम तो उनके कब्जे में हैं, हमें घेरने की उन्हें क्या जरूरत है? बर्ड बुरी तरह भड़का हुआ नजर आ रहा था। उसने सरासीमा नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा, मैं पूछने के लिए कोई जगह तलाश करता हूँ। मैंने कहा, फजूल बातें मत करो, हम उनके कैदी हैं, भागने की कोशिश फजूल ही साबित होगी। हम एक बार फिर पगडंडी पर आगे बढ़े। खम खाती हुई पगडंडी का इख्तिताम एक मेहराबदार दरवाजे पर हुआ था। दरवाजे से ज्यादा उसे दर कहना मुनासिब होगा। ये 24 मेहराब बेलों से ढकी हुई थी। हम दर में रुक गए। उससे आगे थोड़ी दूर तक ढलवान जमीन थी और उसके बाद एक वसी और अरीज मुसत्तेह मैदान था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आधे आधे मील से हरगिज कम न थी। उस मैदान में किनारे किनारे मुताद्दिद तामीरात नजर आ रही थीं। कई बैरकें और इमारतें मौजूद थीं, जिनमें से एक इमारत को देखकर तो यूं महसूस होता था जैसे वो कोई हैंगर है। हमारे सामने मौजूद मैदान के वस्त में 200-250 के लगभग अफराद स्याह रंग के लिबादे ओढ़े कराटे की मशकों में मसरूफ थे। बट ने कहा, मेरी बात मान लो चीफ, यहाँ से भाग निकलने की फिक्र करो वरना हमारी चटनी बन जाएगी। तहजीब सन्नाटे के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। मैं भी हैरान था। जो कुछ हमारी नजरों के सामने था वो खासा नाकाबिले यकीन था। इन लोगों ने अपनी एक अलहदा दुनिया आबाद कर रखी थी।